इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से बदल रहा है और देखा जाए तो लेटेस्ट रैंकिंग भी आ गई मेरे पास पूरे साल की और लास्ट क्वार्टर की भी, और सरप्राइजिंग चीजें पता चली। एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1 कंपनी यहाँ पे ऑब्वियसली वीवो बैठी हुई है। वीवो जैसी कंपनी का मार्केट शेयर पूरे 2025 के कैलेंडर ईयर में रहा है 19.3%, और जो आखिरी क्वार्टर था उसके अंदर वीवो का मार्केट शेयर लगभग 20% तक टच कर दिया। और पता है वीवो के सबसे बेस्ट सेलिंग फोन्स कौन से? वीवो का T4X T सीरीज बहुत बिक रही है, वीवो की V सीरीज बिक रही है, और अपकमिंग V70 एलीट से भी काफी उम्मीदें हैं कि ये फोन मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि X सीरीज उनकी थोड़ी दिखाने वाली सीरीज है, कैमरास उसके काफी अच्छे, लेकिन वॉल्यूम में तो ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। वीवो का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उनका जो मार्केट है ना वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। उनके पास सस्ते में Y सीरीज है, T सीरीज, V सीरीज और प्रीमियम में X सीरीज होती है। और हाँ, आईको को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और ऑफलाइन में जो कंट्रोल है वीवो का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पे इनके मार्केट शेयर में दिख रहा है। इसके बाद सेकंड कंपनी कैलेंडर 2025 में बनी है सैमसंग। सैमसंग जैसी कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया के अंदर हो चुका है 14.1%, 7.5% की ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज ये है कि अगर लास्ट क्वार्टर में देखें तो सैमसंग जैसी कंपनी नंबर 2 पर नहीं, नंबर 3 पर आती है। और सैमसंग का देखा जाए तो डाउनफॉल का भी रीजन और अप होने का भी रीजन दोनों बता देता हूँ। सैमसंग की जो बेस्ट सेलिंग फोन्स रहे वो रहे S24, S24 अल्ट्रा, इवन सैमसंग गैलेक्सी S25, S25 अल्ट्रा और इवन गैलेक्सी A56। लेकिन जो ड्रॉप भी यहाँ देखने को मिला है वो एक्सपेक्टेड था। लास्ट क्वार्टर में रहता है कि सैमसंग अपने पुराने फोन्स को निकालता है, क्योंकि फैब में अब वो अपना S26 ला रहा है। और ये भी पता चलता है कि सैमसंग की जो M सीरीज होती है, F सीरीज होती है, वहां पे थोड़ा सा इन्होंने पोजीशन भी लूज करी है, क्योंकि वहां पे ये अफोर्डेबल फोन्स बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हैवी एडवर्टाइजिंग पे फोकस करते हैं और प्रोडक्ट उतना परफॉर्मेंस वाला नहीं बना रहे, जो इनको थोड़ा सा निगेटिव दे रहा है बिल्कुल ही बॉटम वाले मार्केट में। और हाँ, सैमसंग के फ्लैगशिप वाले के बारे में भी कुछ बातें पता चली है। सैमसंग के एक तो क्या रहता है कि उनका जो बेस मॉडल, जो टॉप एंड मॉडल होता है वो बिकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं S25 लाइनअप की, उसकी सेल्स की, तो इंडिया में गैलेक्सी S25 बिक रहा है, उसके बाद सीधे S25 अल्ट्रा बिकता है। यानी कि लोगों को यहाँ सबसे महंगा खरीदना है, या फिर सोचेंगे यार S सीरीज का फोन आ रहा है तो S25 ले लेते हैं, लेकिन बीच का S25 प्लस इतना ज्यादा नहीं बिकता। ऊपर से बात करें तो S25 एज निकाला था स्लिम फोन, वो भी उनका डिजास्टर साबित हुआ। ये कुछ नेगेटिव चीजें रही सैमसंग के साथ। इसके अलावा सैमसंग के साथ एक बात बता देता हूँ कि सैमसंग का फोल्डेबल में बहुत अच्छा होल्ड है, लेकिन फोल्डेबल का मार्केट अभी भी इंडिया में 10 लाख को भी मुश्किल से ही टच कर पा रहा है। सैमसंग ना ले दे के कुछ लाख ही फोन बेच पाते हैं, इसमें नए पुराने फोन होते हैं। फोल्डेबल का मार्केट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एप्पल की एंट्री के बाद चेंज हो सकता है, लेकिन कोई खास जगह मिल नहीं रही। इस वजह से सैमसंग की सेकंड पोजीशन है ओवरऑल, लेकिन पिछले क्वार्टर में उनकी थर्ड पोजीशन है। और पता है सैमसंग जैसी कंपनी को किसने हराया? यहाँ पे ओप्पो ने। पिछले क्वार्टर में ओप्पो के फोन ज्यादा बिक गए सैमसंग से, जिसके अंदर ओप्पो ओवरऑल थर्ड पोजीशन पर है, जिसका मार्केट शेयर इंडिया में आता है 9.9%, जिस कारण से ओवरऑल ओप्पो जो है वो सैमसंग से ऊपर आ जाती है पिछले क्वार्टर में, और ओवरऑल ओप्पो थर्ड पोजीशन पे आती है। ओप्पो का A5 A सीरीज के फोन काफी बिके। लास्ट ईयर K सीरीज के जो मॉडल्स निकाले थे वो बिके। रीनो सीरीज को ठीक ठाक रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, लेकिन फाइंड सीरीज देखा तो अपने कैमरास के लिए जानी जाती है, लेकिन मार्केट में जिस प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे खेलते हैं वहां पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और हाँ, ओप्पो के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने इसमें से OnePlus Realme को टोटली अलग रखा, उनकी बात अलग करने वाले हैं, लेकिन अकेला ओप्पो जैसा ब्रांड देखे तो इंडिया में धीरे धीरे एक एक करके लेवल अप कर रहा है, और वीवो की जो स्ट्रेटेजी उसे यहाँ पे मैच कर रहा है। सैमसंग जैसे ब्रांड को भी खतरा हो रहा है इधर। इसके बाद बात करें तो जो फोर्थ पोजीशन पे जो कंपनी है वो काफी कमाल की, वो है रियलमी की ओवरऑल 9.9% का मार्केट शेयर है, लेकिन इसका मार्केट शेयर लगातार ड्रॉप हो रहा है 9.5% से। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो रियलमी देखा जाए तो फोर्थ पोजीशन से करके फिफ्थ आ चुके हैं, यानी कि एक क्वार्टर वाइज बात करें तो फिफ्थ पोजीशन है, पूरे साल की बात करें तो रियलमी यहाँ पर आपकी फोर्थ पोजीशन पर आती है। रियलमी के जो बेस्ट सेलिंग फोन है वो है उनकी P सीरीज, नार्जो सीरीज बिकती है। नंबर सीरीज ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। कुल मिला के बात की जाए तो 10,000 से लेकर तकरीबन 30,000 या 35,000 तक की रेंज में ही रियलमी के फोन बिकते हैं। GT सीरीज तो उनकी बिकी नहीं रही है, मैं आपको बता सकता हूँ। ऊपर से रियलमी के साथ बात यह कि धीरे धीरे जो मार्केट के अंदर जो चिप्स की शॉर्टेज हो रही है और रैम और प्राइसेस काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं, इस वजह से रियलमी के जो पुराने फोन बेस्ट सेलर हुआ करते थे उन फोन की कीमत भी 1,000-2,000 रुपए बढ़ी है, जो कि बजट फोन है लगभग 20,000 रुपए से नीचे वाले, जिस वजह से रियलमी को काफी खतरा हो रहा है और रियलमी अब उतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जा रहा है। और जो ब्रांड रियलमी को पीछे कर दिया ना, वो ब्रांड आप सोच भी नहीं सकते कौन है, वो है एप्पल। एप्पल जैसी कंपनी ओवरऑल इंडिया में फिफ्थ पोजीशन पर है, और एप्पल पिछले क्वार्टर में सीधे फोर्थ पोजीशन पर कूद गई। कभी आप बिलीव कर सकते हो कि एप्पल जैसी कंपनी Xiaomi रियलमी को बीट कर गई?
और एप्पल की खास बात है कि सस्ते फोन तो निकालते ही नहीं, इनका आईफोन हमेशा से महंगा रहता है। और एप्पल के बारे में बात यह कि 9.5% का ओवरऑल मार्केट शेयर है और 15.5% की ग्रोथ दिखाई है, जिस वजह से ये फोर्थ पोजीशन भी मूव कर जाते हैं। और एप्पल का बेस्ट सेलिंग फोन मार्केट में आईफोन 16 रहा है, आईफोन 17 बिका है, आईफोन 17 प्रो भी बिका है। और आपको बता सकता हूँ इंडिया में आईफोन 16e भी बिक गया। जिस फोन को ई वेस्ट क्लेम किया जा रहा था वो फोन एप्पल ने बेच डाला, ये बात सरप्राइजिंग। और वो छोड़ा आईफोन 15 जो इतना पुराना हो चुका है वो फोन भी बिक रहा है। एप्पल कुछ ना कुछ कमाल कर रहा है। हालांकि एक फोन जिससे बहुत उम्मीद थी, लोग कह रहे थे ये फोन तो कमाल कर देगा, नेक्स्ट लेवल फोन है आईफोन एप। सच बताऊं बहुत ही बुरा फ्लॉप रहा है यहाँ पे। तो हाँ यार, ये कुछ बातें एप्पल के साथ रही है और धीरे धीरे उसने Xiaomi को भी कर दिया है, ओप्पो के साथ तो सैमसंग को भी कर सकता है, क्योंकि ओप्पो बढ़ रहा है, वीवो बढ़ रहा है, सैमसंग गिर रहा है और एप्पल बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में सैमसंग जैसी कंपनी को फोर्थ करके एप्पल थर्ड पोजीशन इंडिया में ले सकता है। ये साल एप्पल के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो Xiaomi जैसी कंपनी के बारे में क्या बोलूं, उसमें Redmi इंक्लूडेड है और ये कंपनी का टोटल मार्केट शेयर 9% है, लेकिन 24.8% का ईयर ऑन ईयर ड्रॉप बनाया और 6th पोजीशन इन्होंने ओवरऑल Q4 में भी और ईयरली भी इन्होंने सस्टेन कर रखी है। और 6th पोजीशन पे सच बताऊं उनके फॉल का रीजन ये कि Redmi के फोन्स में मजा नहीं आ रहा है और वो फोन्स वैसी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और बहुत ही कम Redmi अपने फोन्स को निकाल रही है। इस साल की बात कर तो Redmi Note 15 सीरीज है। आप लोग सच बताओ कि आप लोगों को लगता है कि वो फोन किसी काम के या फिर उनमें कैसी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है? क्लियरली बताओ, अगर प्रोडक्ट अगर आपको उस लेवल का नहीं होगा तो लोग उसे क्यों लेंगे, ये फैक्ट है। हालांकि ये भी हमने बात सुनी कि Redmi अपने मल्टीपल सीरीज जैसे Xiaomi 17 सीरीज, Redmi के K सीरीज इनको भी लाने वाले इंडिया में, जिस वजह से अगर प्रोडक्ट अगर सही दाम पर आए, सही कीमत पर, लोगों को अगर चीज पसंद आए तो लोग उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन Xiaomi का जो होल्ड था नंबर 1 पोजीशन का वो तो यहाँ पे जा रहा है। Xiaomi वालों का ये कहना है कि इस बार वो वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उनका यहाँ पे फोकस इधर ये भी कि Xiaomi जैसी कंपनी इंडिया के अंदर काफी अच्छा ज्यादा होल्ड दिखाए और पैसा हम लोग ज्यादा से ज्यादा बनाए, ये बात है उनके साथ। लेकिन एक और ऐसी कंपनी है जो कंपनी लगातार इक्वेशन बदल रही है और तेजी से ग्रो कर रही है। मैं बात करूं मोटोरोला की। मोटोरोला का ग्रोथ रेट कमाल का है, जो कि देखा है तो वन ऑफ द हाईएस्ट इंडस्ट्री में, जो कि होता है 33.5% का ग्रोथ रेट, 8% का मार्केट शेयर है। ऐसे ही चलता रहा तो मोटोरोला जैसी कंपनी Xiaomi को भी पीछे कर देगी। मोटोरोला के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन रहा है Edge 60 Fusion, कमाल का फोन बिका है। मोटोरोला के साथ बात करें G सीरीज के फोन बिके, Edge 70 सीरीज भी इनकी यहाँ पे बिक रही है। हालांकि जो Razer सीरीज जो प्रीमियम फोन निकालते हैं वो इतने खास चलते नहीं है मोटोरोला के। G सीरीज 20,000 और 25,000 रुपए तक के जो मोटोरोला के फोन आ रहे हैं एज वाले, वो यहाँ पे मोटोरोला के प्रेफर किए जा रहे हैं। हालांकि मोटोरोला को लॉन्ग रेंज में जो नुकसान उठाना पड़ सकता है उसके भी रीजन है मेरे पास। सबसे पहली चीज सॉफ्टवेयर अपडेट में डिले करना। जब बाकी कंपनी इवन ओप्पो एंड वीवो ने अपने सॉफ्टवेयर को काफी इंप्रूव किया है, मोटोरोला के साथ उम्मीद की जा रही है कि अपने सॉफ्टवेयर को रिफाइन करके थोड़ा क्लीन करें। इसके साथ ही आफ्टर सेल सर्विस इशू आज भी मोटोरोला में परसिस्टेंस है। बाकी कंपनीज ने आफ्टर सेल सर्विस काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व करी, स्पेशली वीवो एंड iQOO ने तो खुद के सर्विस सेंटर ओपन करके बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। मोटोरोला की उतनी अच्छी नहीं है। मोटोरोला अभी तो राइज कर रहा है, आगे भी राइज करता रहेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है अगर उनकी अगर नहीं सुनेगा तो फ्यूचर में मार्केट मोटोरोला का डिक्लाइन भी हो सकता है। तो ये बात है। इसके अलावा बात कर तो पोको जैसी कंपनी यहाँ पे 8th पोजीशन पर आती है और सच बात ये है कि Q4 में सीधे 9th पोजीशन पर आते हैं। सिंपल सी बात बताओ, पोको का मार्केट शेयर यहाँ पे आता है सिर्फ और सिर्फ आपका 4%, 29% की नेगेटिव ग्रोथ है और नेगेटिव डिक्लाइन इनका और भी ज्यादा हो जाता है, जो कि इसे नंबर 9 पोजीशन पे ढकेल देता है। पोको के साथ सेम वही केस है जो Xiaomi के साथ है। पोको अच्छे फोन्स निकाल रहा है लेकिन कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करी, बैटरी ड्रेन के इश्यूज, सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजों पोको को फिक्स करना बाकी है और कुछ प्रोडक्ट के अंदर वो एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई है पोको ने। और सरप्राइजिंग चीज इधर ये कि पिछले क्वार्टर के अंदर iQOO जैसी कंपनी पोको से आगे निकल गई। iQOO देखा है तो नंबर 9 है ओवरऑल, 3.6% का मार्केट शेयर, 7% ग्रोथ करी है और नंबर 8 पोजीशन आते हैं लास्ट क्वार्टर यानी Q4 2025 में। और आपको एक बात बता देता हूँ, iQOO की जो Z सीरीज होती है और जो न्यू सीरीज के फोन्स होते हैं वो बिके। नंबर सीरीज को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। iQOO 15 के बारे में पता चला ये फोन भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाया मार्केट में। इवन iQOO 15R से कुछ उम्मीदें लगाई जा रही है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि 15R वो नंबर्स अचीव कर पाएगा। इसके बाद जो नियो Z सीरीज में जो फोन्स निकालते वो फोन iQOO के बिक जाते हैं। और फाइनली बात करते हैं ऐसी कंपनी की जिसका सबसे बड़ा दौर और सबसे बड़ा ड्रॉप आया, वो है OnePlus का। OnePlus लगातार 10th पोजीशन है। एक टाइम पे OnePlus 6th पोजीशन अचीव किया करता था, सीधे 10th पोजीशन पे गिरा है और उसका 38.8% का वन ऑफ द मैसिव डिक्लाइन है। यानी कि लगातार इस कंपनी के फोन्स
नहीं खरीदे जा रहे हो, तेजी से गिर रहे हैं। पिछले साल की बात करें तो OnePlus 13 सीरीज भी लॉन्च कर दी, Nord 5, Nord CE5 और 15 सीरीज को भी लॉन्च कर दिया उन्होंने। 13 ऐसा कॉम्पैक्ट फोन निकाल दिया, लेकिन फिर भी प्रीमियम में वो होल्ड यहाँ पे नहीं दिखा रही। इसके कॉन्ट्ररी बात करें तो नथिंग जैसी कंपनी, नथिंग फोन 3 निकाल लिया, उन्होंने बिका नहीं, लेकिन फिर भी वो कंपनी CMF के साथ मिलकर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इंडिया का 1% का शेयर होल्ड करती है। 1% से थोड़ा सा कम आपका गूगल पिक्सल भी आता है और इसी रेस में लावा भी आता है। हालांकि लावा की जो मेजोरिटी फोन्स बिकते हैं वो 10,000 की रेंज में उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाया। और टेक्निकली बात करें तो लावा एक लीडर बन के बैठा हुआ है अपने फीचर फोन के अंदर, ये बात है। और ट्रांस एंड होल्डिंग की बात करें तो आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स को मिला के तकरीबन 2% के आसपास का इनका शेयर रहता है, इससे ज्यादा ये लोग खेल नहीं रहे। तो यार ग्लोबल फोन्स की ये बात हो गई। तो देखा तो इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट की बात ही हो गई, लेकिन इंडिया के बाहर ग्लोबल की भी रैंकिंग मैं आपको बता सकता हूँ। यार ग्लोबल रैंकिंग तो बहुत ही सही है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे 2025 में ग्लोबली जो कंपनी नंबर 1 रही है ना, वो रही है एप्पल, लगातार 19% का मार्केट शेयर। और सैमसंग जैसी कंपनी जो सस्ते फोन निकालती है उससे 1 मिलियन फोन ज्यादा शिप करे उसने। एप्पल का बेस्ट सेलिंग फोन पूरे 2025 में इंडिया ग्लोबली आईफोन 16 रहा है। यस, और ग्लोबली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग फोन्स की लिस्ट में 7 तो आईफोन आ जाते हैं और 3 सैमसंग के आते हैं, चाइनीज फोन तो एक भी मौजूद नहीं है। ये ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एप्पल का जो डोमिनेंट पोजीशन है वो यहाँ पे कैसी है। सैमसंग का भी 19% शेयर है, लेकिन 1 मिलियन फोन कम शिप करे। सैमसंग का बेस्ट सेलिंग A06, A16 5G, A56 ये बिका, S25 अल्ट्रा बिका। और सैमसंग की कहानी बता रहा हूँ, S25 अल्ट्रा बिकता है, S25 बिकता है, बीच का फोन सैमसंग का नहीं बिकता है, ये मैं बता रहा हूँ। और फोल्डेबल इस साल सैमसंग को उम्मीद है कि एप्पल के कंपटीशन में जो अपने फोल्ड उतारेंगे तो वो कुछ यहाँ पे उस चक्कर में थोड़े ज्यादा बेच सकते हैं। तो ये सैमसंग का 2026 का प्लान है। इसके बाद थर्ड पोजीशन, आप बिलीव नहीं करोगे, जो कंपनी इंडिया में डिक्लाइन करे लेकिन ग्लोबली लीडर है वो है Xiaomi। Xiaomi का 13% शेयर है। यूरोप हो गया, चाइनीज मार्केट हो गया, वहां पे कमाल कर रहे हैं, कमाल के फोन्स निकाल रहे हैं। इंडिया में ये लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे इस कंपनी ने तो बहुत सही काम किया है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि Xiaomi का ध्यान पूरा ईवी मार्केट पर है, बस ऐसा नहीं है। Xiaomi का ग्लोबल लेवल पे हाइपर OS भी सही चल रहा है, Xiaomi के ग्लोबल लेवल के फोन्स भी सही चल रहे हैं। Xiaomi की 15 अल्ट्रा को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। Xiaomi की 17 सीरीज आ रही है, 17 प्रो के पीछे जो डिस्प्ले लगा है वो उसका एप्रिसिएशन मिला है। बैटरीज के अंदर और बहुत अच्छा तरीके से एप्रिसिएशन मिला है Xiaomi को। Vivo के अंदर बात करें तो Vivo के अंदर ऑब्वियसली देखा जाए तो Vivo का इंडिया में मार्केट है, ग्लोबली इसकी 4th पोजीशन है विद 8% शेयर के साथ। और देखा जाए तो 105 मिलियन उसने यहाँ पे फोन्स को शिप किया है। और उसका जो ग्रोथ ड्राइवर है वो इंडिया है, चाइना है और कुछ इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जहाँ पे Vivo अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल लेवल पे Xiaomi को मैच करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन Xiaomi जैसी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ग्लोबल लेवल पे। इसके अलावा बात करें तो Oppo जैसी कंपनी थोड़ा सा पीछे Vivo से, लेकिन ये भी 8% शेयर होल्ड करके रहती है और Vivo से तकरीबन कुछ मिलियन फोन्स इसने कम निकाले। इसके साथ ही बात करें तो 6th पोजीशन आपकी ट्रांसिएंट होल्डिंग की, जिसके अंदर आईटेल, इन्फिनिक्स, टेक्नो आते हैं। और ट्रांसिएंट होल्डिंग के साथ बात इधर ये कि ये कंपनी इंडियन मार्केट को इतना भी फोकस नहीं कर पा रही है ढंग से, चाइना में भी नहीं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है और कुछ जगहों पे उस कंपनी के बजट फोन्स यहाँ पे चल जाते हैं, तो वो एक बात है। इसके साथ ही बात करें तो ऑनर जैसी कंपनी आपकी 7th पोजीशन आती है, 6% मार्केट शेयर है ग्लोबली। ऑनर जैसी कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से कमबैक किया, ऑनर के कई सारे फोन्स आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया में ऑनर के फोन्स अभी ऑफिशियली मिलते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से आए थे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है नहीं इनकी। लेकिन यार रोबोट फोन बना रहे, कमाल का इनोवेशन दिखा रहे, ग्लोबली 6% जाना बहुत बड़ी बात है ऑनर जैसी कंपनी के लिए। इवन बात कर तो 8th पोजीशन मोटरोला की आती है, मोटरोला 5% शेयर होल्ड करते हैं ग्लोबल लेवल पे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इंडिया का तो उसमें बहुत अच्छा रोल है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी मोटरोला ने काफी अच्छा कमबैक करके दिखाया। 9th पोजीशन Huawei की है। Huawei तो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था, लेकिन Huawei की देखा तो मेजर डोमिनेंस अब एक कंट्री में और उसी एक कंट्री के दम पे ग्लोबल लेवल पे वो 9th पोजीशन पे खड़ा है और वो भी 4% मार्केट शेयर के साथ, वो है चाइना। चाइना में Huawei ने कमाल करके दिखाए, एक से एक फोन निकाले, चाइना में नंबर 1 बन के बैठे और उसी चाइनीज मार्केट के दम पे ये कंपनी यहाँ पर देखा 9th पोजीशन पर है। और 10th पोजीशन पर है Realme, जिसका मार्केट शेयर यहाँ पे सिर्फ 3% होता है और ये कंपनी लगातार डिक्लाइन पे जा रही है, इंडिया में भी ग्लोबली 13% पे। इस वजह से जनवरी 2026 में Realme को Oppo के अंदर मर्ज कर दिया गया और रिपोर्ट सारी इंडिया में भी Oppo के अंदर Realme के ऑपरेशंस मर्ज हो जाएंगे, जिस कारण से फ्रंट फेसिंग ब्रांड में देखा जाए तो शायद Realme को एज अ सम ब्रांड की तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि Realme बाय Oppo। और आगे चल के Oppo ग्रुप का प्लान ये कि एक ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड रहेगा इनका, जो कि होगा Realme के ऊपर ऑनलाइन में फोकस करेंगे और ऑफलाइन में Oppo को ले जाएंगे और आपस में मर्ज करके इनके ऑपरेशंस मिला के और सारी चीजें मिला के ये कंपनी बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। और हो सकता है कि फ्यूचर में जो हमारे पास रैंकिंग है वो Oppo और Realme की कंबाइंड रैंकिंग भी हो। तो यार ये एक चीज रहेगी यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें हाँ ग्लोबली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग फोन्स के बारे में बात कर रहा था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि iPhone
16 सबसे ज्यादा बिका है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे जो फोन 2025 में सबसे ज्यादा बिका वो है आईफोन 16 प्रो मैक्स। फिर थर्ड पोजीशन आईफोन 16 प्रो की बिकी है। फोर्थ पोजीशन पे आईफोन 17 प्रो मैक्स आया, क्योंकि जब एप्पल अपना प्रीमियम मॉडल लॉन्च करता है तो एप्पल के साथ भी है कि या तो बेस मॉडल खरीदेंगे या तो टॉप एंड मॉडल, और प्रो मैक्स आते ही आउट ऑफ स्टॉक होता है। इसके अलावा देखा जाए तो फिफ्थ पोजीशन पे इकलौता एंड्रॉइड फोन आता है जो कि A16 5G, ये टॉप 5 पोजीशन में इकलौता है। फिर सिक्स पोजीशन में गैलेक्सी A06 4G फोन है, और इनके अलावा बात करें तो चाइनीज फोन जितने भी वो इस लिस्ट में नहीं आते हैं। 7 पोजीशन पे आईफोन 17 बिका है, 8th पोजीशन पे आईफोन 15 बिका है, 9th पोजीशन पे S25 अल्ट्रा बिका, और फिर 10th पोजीशन पे आईफोन 16e बिका है। यानी कि आईफोन्स का दबदबा ग्लोबली भी जा रहा है, इंडिया में भी जा रहा है, और डेफिनेटली जो पीक होता है आईफोन जितने ज्यादा निकाल सकता है, तो 2026 में हम देखेंगे कि आईफोन कितना ज्यादा बिक सकता है, कितनी ज्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आगे एप्पल के पास अब इतना ज्यादा मार्केट कहीं भी बचा है ग्लोबल लेवल पे कि वो आईफोन को और ज्यादा पुश कर सके और ज्यादा यहाँ पे बेच सके। लेकिन हाँ, ये एक रियलिटी बताता है कैसे एक कंपनी मेजॉरिटी अपने लिमिटेड फोन से कैसे डोमिनेट कर सकती है। और हाँ, ऐसा नहीं कि एप्पल के सभी आईफोन्स बिके, एक एप्पल का आईफोन बहुत बड़ा डिजास्टर भी साबित हुआ, वो है आईफोन एयर, लेकिन उसको छोड़ के आईफोन 16e तक उन्होंने यहाँ पे बेच डाला। तो यार ये कुछ खास बातें रहती है इधर। बाकी देखते हैं कि 2026 में और आने वाले क्वार्टर्स में रैंकिंग किस तरीके से बदलती है। इस वीडियो में मैंने आपको इंडिया की रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग भी बताई, क्वार्टर वाइज रैंकिंग भी बताई, ओवरऑल एक ऐसी रैंकिंग भी बनाई जो ओवरऑल इंडिया के मार्केट के अंदर पूरे एक साल में मैनेज्ड है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंडिया के स्मार्टफोन की रैंकिंग। आप लोगों को रैंकिंग कैसी लगी? आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंस लग रही? कौन सी कंपनी आगे बढ़ सकती है, कौन सी कंपनी और पीछे हो सकती है? बात नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।